हेलो नमस्ते। ये सवाल आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा दोस्तों, जहां आपको समझ में आ रहा होगा कि पाणिनि और पुष्यमित्र शुंग के बीच में क्या एसोसिएशन है, अमर सिन्हा और हर्षवर्धन के बीच में क्या एसोसिएशन है, और कालिदास क्या चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में बैठा करते थे कि नहीं बैठा करते थे। इस प्रकार के सवाल आजकल यूपीएससी के अंदर पूछे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 2000 की प्रीलिम्स के अंदर ये सवाल पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा, जहां यूपीएससी ये चेक करना चाहता है कि क्या आप ऑथर्स और राजा और उनके कंटेम्प्रेरी कंडीशन को जानते हो कि नहीं जानते हो। दोस्तों, आज इसी मुद्दे के ऊपर आपके लिए एक सेशन लेके आया हूं और हम लोग आज चर्चा करेंगे किंग्स एंड देयर कंटेम्प्रेरीज। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक नायक और मैं आपको वेलकम करता हूं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हम आज प्राचीन भारत के अंदर जितने भी राजा लोग हो गए हैं, उनके कोर्ट के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हो गए हैं, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इंडियन सोसाइटी में, इंडियन इकोनॉमी में, बुक के माध्यम से या इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के माध्यम से, उनकी चर्चा करने आ रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो और फुल टाइम तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो ज़रूर से लाभ उठाइएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत सारे फैक्चुअल और हिस्ट्री के कुछ ऐसे फेसेट से परिचित कराऊंगा जो सामान्यतः हम लोग मिस आउट कर देते हैं या पढ़ने के समय पे याद नहीं रह पाते हैं। इनफैक्ट हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इसको एक सीरीज के रूप में चलाया जाए, जहां हम और भी पर्सनैलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा सेशन किंग्स और देयर कंटेम्प्रेरीज एंड इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज एसोसिएटेड इनटू अ पर्टिकुलर किंग्स कोर्ट। एक राजा के दरबार में कौन से पर्सनालिटी एसोसिएटेड है कि नहीं है, उन सब मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे और उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इनवाइट करने आया हूं अनअकैडमी के प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम में। आप मुझे पूछोगे कि मास्टर ऐसी तो क्या आवश्यकता हो गई है, तो मैं कहूंगा कि दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हिस्ट्री के तो बहुत सारे न्यूएंसेस और फैक्ट्स बताने की कोशिश करूंगा, पर यूपीएससी जिस तरह से आजकल कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछ रहा है, कहीं से भी उठा के फैक्ट और एनालिसिस का मिक्सचर करके सीक्वेंस में बताने की कोशिश कर रहा है। हिस्ट्री तो छोड़ दीजिए, कल्चर, साथों के साथ पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, सीसेट और बाकी सारे करंट अफेयर्स के इश्यूज को देख लो, इकोनॉमी के देखो, तो प्रीलिम्स पास करना बहुत बड़ा एक ऑब्स्ट्रक्शन बन गया है। इस ऑब्स्ट्रक्शन को हमारे एक कंबाइंड एक्सपीरियंस के द्वारा आपको हेल्प आउट किया जा रहा है, फक्त और फक्त 14,999 के अंदर। जी हाँ दोस्तों, जीएस प्लस सीसेट कॉम्प्रिहेंसिवली अनअकैडमी के द्वारा आपको प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम के अंदर कवर करवाया जाएगा। जीएस के सब सब्जेक्ट्स, फाउंडेशन आपका बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा और प्रीलिम्स के लिए आप डेडिकेटेड तैयारी कर पाओगे। आपको इसके अंदर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस मिलेंगे, 24 टेस्ट मिल जाएंगे जिसके अंदर आप प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट अपीयर कर सकते हो। आपको डेडिकेटेड क्लासेस, लाइव क्लासेस की एक्सेस और साथों की साथों आपको क्लासेस के अंदर डाउट्स पूछने का भी पूरा का पूरा व्यवस्था और इंतजाम आपको मिलेगा। हमारे करंट अफेयर्स के रिवीजन क्लासेस और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा एनालिसिस करवाए जाते हैं, तो आप जरूर से इसका लाभ उठाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसकी लिंक अवेलेबल है। PN लाइव कोड यूज करना ना भूलेगा दोस्तों, ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी देगा। अगर आप अनअकैडमी के ऊपर नए नए हो तो ये मेरी प्रोफाइल है, इसको आप स्कैन करोगे, सीधा सीधा आप हमारे ऐप के ऊपर पहुंच जाओगे और मेरी प्रोफाइल को फॉलो करना ना भूलिएगा। आप अगर यूपीएससी के अंदर तैयारी कर भी रहे हो और आप अपनी तैयारी को जज करना चाहते हो, तो उसके लिए भी हम आपके लिए रास्ता निकाल के लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, यूसीएससी अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट जो है, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को जांच पाओगे, क्योंकि इंडिया के हजारों लर्नर्स ये एग्जाम के लिए अपीयर करते हैं। इसके थ्रू आपको अपना रैंक भी पता चलेगा और अपनी तैयारी कितनी डेप्थ में आपको करनी है और कहाँ मॉडिफाई करना है वो भी कर पाओगे। इसमें अच्छा रैंक और स्कोर लाने के ऊपर अनअकैडमी आपको स्कॉलरशिप देता है, प्राइजेस देता है। ये हमने पिछले साल कंडक्ट किया था, उसके टॉपर्स की आपको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में हमने प्राइजेस भी दी थी, तो इसका भी लाभ उठा सकते हो। नई बैचेस में एनरोल कर सकते हो जो हमारी हिंदी इंग्लिश के अंदर आती है और ये कंटिन्यूस रिकरिंग चलती रहती है। साथों के साथों इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में भी लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को तो जरूर से देखिए और साथों के साथ ज्वाइन करिए ऑन अनअकैडमी प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम। आपको सब कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाती है। चलिए सर, आगे चलते हैं और देखते हैं हिस्ट्री और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जो राजा के कोर्ट के अंदर हुआ करते थे। खैर, मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं और मुद्दा यह है कि भारतीय इतिहास में कितने सारे राजा लोग हो गए हैं। ये सब राजा लोगों के बारे में अगर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो इनमें से किन किन पर्सनालिटीज कब कब हो चुकी है, उनके कंटेक्स्ट में देखने की कोशिश करते हैं कि व्हाट हैज बीन द हिस्ट्री ऑल अबाउट। अब आप देखिए कि हम लोग ये सेशन को, ये वीडियो को क्रोनोलॉजी लेके जाने की कोशिश करेंगे।
क्रोनोलॉजिकली क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इंटेंशन ये है कि आपको इंडस सिविलाइजेशन से लेके बाद के पीरियड तक की कहानी पूरी की पूरी क्लियर हो जाए, खास करके एंशिएंट इंडिया अप टिल गुप्ता एंड द पोस्ट गुप्ता पीरियड। दोस्तों, इंडस सिविलाइजेशन में कोई राजा तो था नहीं, आप सभी को पता है, राइट। बट इंडस सिविलाइजेशन में, या अगर आप प्री हिस्ट्रिक इंडिया को देख लोगे, स्टोन एज के अंदर देखोगे, तो सैकड़ों आर्कियोलॉजिस्ट का नाम आपको देखने को मिलता है। इनफैक्ट इसके ऊपर एक अलग से सेशन लेके आएंगे कि इंडियन हिस्ट्री में किन किन आर्कियोलॉजिस्ट और न्यूमिस्मेटिक्स ने कंट्रीब्यूट किया है फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडियन हिस्ट्री। पर आज हम लोग राजा और उनके कंटेम्प्रेरी के कंटेक्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं। पर खाली एक ब्रीफ हिस्ट्री दे देता हूँ कि इंडियन हिस्ट्री के अंदर, जैसे अगर आपको पूछा जाए दयाराम साहनी मोहनजोदारो के साथ, या रखलदास बनर्जी मोहनजोदारो के साथ, दयाराम साहनी हड़प्पा के साथ, जॉन मार्शल हो या REM व्हीलर आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसे सैकड़ों पर्सनैलिटीज आपको मिलते हैं जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री में खास करके इंडस सिविलाइजेशन के अंदर कंट्रीब्यूट किया है। तो दिस आर और नॉट द कंटेम्प्रेरी ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, बट दे वर आर्कियोलॉजिस्ट, kind of we can say personalities who were associated with the discovery of Indus civilization and the sites related to Indus civilization. In fact आप यहाँ पे देखोगे तो आपको लोथल से लेके और भी सैकड़ों जगह आपको मिलेगी जिसके पर्सनालिटीज़ का नाम आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे लोथल की डिस्कवरी SR राव के साथ आपको जोड़ी गई है, बनावली की RS बिस्ट के साथ, कालीबंगन की अमलंदा घोष है सर, ठीक है, अमलंदा घोष के साथ, और साथों के साथ फिर BB लाल भी इसके ऊपर काम करते हैं। एंड देयर आर मेनी अदर पर्सनालिटीज हु आर कंट्रीब्यूटेड टू द इंडस साइट्स। तो खैर, ये जो आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स है, जहां भारतीय आर्कियोलॉजी और पुरातत्व के ऊपर जिन्होंने काम किया है, इसके ऊपर आज मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आज इंटेंशन है कोर्ट्स के अंदर बैठने वाले लोगों का। अब वैदिक पीरियड में भी वी डू नॉट नो विच पर्सनालिटी वाज एसोसिएटेड टू होम्स कोर्ट, तो लिटरेचर के सोर्सेस कम अवेलेबल है। पर जैसे ही आप समय आगे देखते हो तो हमें ये पता चलता है कि धीरे धीरे करके आपको स्कॉलर्स की इवोल्यूशन देखने को मिलेगी। खास करके 6th सेंचुरी BC का जो पीरियड है, 6ठी शताब्दी आसपास के पीरियड को हम लोग जब समझेंगे, जब महाजन पद बन गए थे भारत में, तब हमारे पास क्लियर कट ऑब्जेक्टिव डेटा अवेलेबल है कि कौन पर्सनालिटी कहाँ पे बिलोंग करती थी। जैसे 6th सेंचुरी से 4th सेंचुरी के बीच में आपको पाणिनि देखने को मिलता है, वही पाणिनि जिनके द्वारा वी विल सी की अष्टाध्यायी लिखी गई है। अष्टाध्यायी कौन सी टेक्स्ट है? इट्स अ टेक्स्ट ऑफ संस्कृत ग्रामर। अष्ट अध्याय की बात की है इन्होंने। ये 16 महाजनपदों के उद्भव की भी बात की है अपने टेक्स्ट के अंदर। पाणिनि का टाइम पीरियड टेंटेटिवली 6th सेंचुरी BC के आसपास कहा गया है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि करीबन 550 BC के आसपास के पीरियड के अंदर ये बिलोंग करते थे। पर अगर आपको पूछा जाता है कभी कभी सीक्वेंस में 3-4 पर्सनालिटीज़ कि भाई इनको क्रोनोलॉजिकली एडजस्ट करके दे दो, तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि पाणिनि कब बिलोंग करते थे। अराउंड 550 BC, 6th सेंचुरी BC की कहानी देखने को मिलेगी। खैर, पाणिनि के बाद आपको बुद्धा के पीरियड के अंदर सैकड़ों कंटेम्प्रेरी मिलते हैं। बुद्ध के कंटेम्प्रेरी कौन थे? 1-2 दफ़ा सवाल भी आ चुका है। तो बुद्ध के कंटेम्प्रेरी ये महाजनपद के राजा भी हुआ करते थे। अब आप देखेंगे इस टाइम पे 16 महाजनपद थे, तो सैकड़ों महाजनपद के राजा आपको मिलेंगे। जैसे कोशाल स्टेट है, कोशाल स्टेट के राजा आपको प्रसन्नजीत देखने को मिल जाता है। वही कहानी आपको मगध के राजा आपको मिल जाएंगे। मगध के अंदर हमें यह पता चलता है कि बिंबिसार और अजातशत्रु हुआ करते थे। या प्रद्योत मिलते हैं। प्रद्योत बेसिकली अवंती नाम के स्टेट के राजा हुआ करते थे। तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि बुद्ध के पर्सनैलिटीज कौन थे, बुद्ध के कंटेम्प्रेरी राजा कौन थे सर, ठीक है। बुद्ध खुद भी एक राजा थे। आपको पता होगा कि शाक्य वंश से वो बिलोंग करते थे, राइट। और शाक्य वंश जो है वो आज के कपिलावस्तु नेपाल वाले रीजन के अंदर आया हुआ वी कैन से कि एक डायनेस्टी हुआ करता था। अंडरस्टूड। तो वी शुड बी अवेयर अबाउट द ओरिजिन of the Buddha and also the personalities associated with Buddha as well. Okay. इंटरेस्टिंगली बुद्ध के जीवन के अंदर सैकड़ों स्त्रियां भी थी। मतलब आप देखोगे उनके फॉलोअर्स के रूप में, उनकी डिसेपल्स के रूप में, उनकी वाइफ के रूप में। जैसे यशोधरा आप देखोगे तो उनकी वाइफ हुआ करती थी। गौतमी ऐसे तो उनकी मासी थी, बट उनकी मदर के रूप में उनका जतन किया था क्योंकि उनकी मदर की मृत्यु हो चुकी है महादेवी का। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम गौतमी उनको पाल पोस के बड़ा करती है। वैसे ही आपको विशाखा खेमा बिंबिसार की ही वाइफ हुआ करती थी। सुजाता करके आपको एक फॉलोअर देखने को मिलती है जिसने बुद्ध को राइस मिल्क यानी कि खीर दी थी जब बुद्ध अपनी उपवास कर रहे थे, जब वो काइंड ऑफ मेडिटेशन कर रहे थे। ये गया की बात है, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। और वो 5 पंडितों के साथ बैठे हुए थे। इनफैक्ट बुद्ध के जीवन में 5 पर्सनालिटीज ऐसी जोड़ी हुई है जिसको 5 ब्राह्मणों के रूप में कहते हैं। इनका नाम क्या क्या था आप जरा मुझे बताइएगा। हम बुद्धिज्म के ऊपर नहीं जा रहे हैं, इसके लिए मैंने बहुत लिमिटेड पर्सनालिटीज के बारे में लिखा है। इनफैक्ट इनके और भी फॉलोअर्स थे, जैसे एक थे सरिपुत्र,
सरिपुत्र बुध के राइट हैंड हुआ करते थे, आनंद उनके कजिन हुआ करते थे, कश्यप है, उपाली है, और भी लोग आपको मिलेंगे। वी विल सी की बुध के घोड़े का नाम है, बुध के सारथी का नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहां से आपको सवाल बहुत आते हैं सर। ठीक है, तो यू शुड बी अवेयर अबाउट द नेम ऑफ द पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड विद बुधा। वही कहानी आपको महावीर के साथ भी देखने को मिलेगी। यू शुड ऑल्सो बी नोइंग द पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ महावीरा एज वेल। महावीर के जीवन में कौन था, जरा वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि महावीर के जीवन के अंदर भी कौन जुड़ा हुआ है। अब आप देखिए कि महावीर के जीवन के अंदर एक तो बुध खुद थे, क्योंकि बुध और महावीर दोनों कंटेम्प्रेरी थे। इंटरेस्टिंगली याद रखेगा कि बुध के साथ साथ महावीर और मक्काली घोषाल भी इनके एक साथ ही हुआ करते थे। अगर आपको याद होगा तो मक्काली घोषाल वी विल सी की आजीविका दर्शन देते हैं, बुद्ध वी विल सी की बुद्ध का जो दर्शन है बुद्धिज्म का वो देने की कोशिश करेंगे, और महावीर जिनको वर्धमान महावीर के रूप में पहचानते हैं, इनकी भी कंट्रीब्यूशन के अंदर हमें जैन दर्शन देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इस दौर के अंदर सैकड़ों गणचर्या या तीर्थकार हुआ करते थे जिनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। जैसे एक स्कॉलर हुआ करते थे संजय के द्वारा अज्ञानवाद देने की कोशिश की थी। एक आपको पुराण कश्यप देखने को मिल जाएंगे, ये भी एक फिलॉसफी प्रीच करने की कोशिश करेंगे। आपको इस पीरियड के अंदर अजीत की कहानी भी देखने को मिलेगी, अजीत केश कंबलीन, वो भी एक दर्शन देने की कोशिश कर रहे हैं जिसे लोकायतवाद के रूप में परिवर्तित हुआ। तो आपको सैकड़ों ऐसे पर्सनैलिटीज मिलेगी जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इंटरेस्टिंगली हमें राजा चेतक के बारे में भी पता होना चाहिए। अब आप पूछोगे कि चेतक कौन थे, तो चेतक एक्चुअली महावीर के मदर के भाई हुआ करते थे। तो चेतक यूज्ड टू बी द किंग ऑफ द लिच्छावीस एट दैट टाइम, और महावीर की जो मदर थी त्रिशला, वो भी एक लिच्छावी वंश से बिलोंग करती थी सर। ठीक है, तो हमें इन सब की पर्सनैलिटीज, इन सब का फैमिली, थोड़ा बहुत चीजें पता होनी चाहिए, राइट। महावीर खुद भी इनफैक्ट एक क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते थे। वो क्षत्रिय कुल का नाम क्या था, जनांत्री का नाम हुआ करता था। आपको कभी कभी पूछता है कि भाई कौन सी डायनेस्टी कहाँ पे है, इनके साथ बहुत सारी प्लेसेस भी एसोसिएटेड है, इनके बारे में भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। खैर हम लोग आगे चलते हैं, लेट अस प्रोसीड फर्दर। और महाजनपद के बाद हम लोग देखने की कोशिश करते हैं मौर्यस को। अब मैं मौर्यस को क्यों बता रहा हूँ, तो एक्चुअल सेंस में महाजनपद आप सबको थोड़ी बहुत जानकारी होगी, तो 16 महाजनपद थे, राइट। ये 16 महाजनपद ग्रेजुअली वी विल सी की 4 में कन्वर्ट हुए, और 4 में से फिर एक महाजनपद बचता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो एक महाजनपद बचता है वो मगध का महाजनपद बचेगा, राइट। मगध के महाजनपद के अंदर हमें ये पता चलता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य थे जो सत्ता के ऊपर आए, किसकी मदद से, कौटिल्य की मदद से। इनफैक्ट चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पलटाया था, धनानंद को पलटाया था। धनानंद कौन हुआ करते थे, तो जनानंद वॉज एक्चुअली पर्सन रूलिंग फ्रॉम द नंदा डायनेस्टी। इंटरेस्टिंग, चंद्रगुप्त मौर्य जब भारत के ऊपर शासन के ऊपर आए तब भारत में ऑलरेडी ग्रीक इन्वेजन हो चुका था, यानी कि अलेक्जेंडर आ चुका था। तो आपको पूछा जा सकता है कि क्या अलेक्जेंडर और चंद्रगुप्त मौर्य एक दूसरे के कंटेम्पररी है? क्या अलेक्जेंडर और धनानंद एक दूसरे के कंटेम्पररी है? क्या अलेक्जेंडर और चंद्रगुप्त मौर्य एक दूसरे के कंटेम्पररी है? और वो भी रहेंगे, और चाणक्य भी इनके कंटेम्पररी रहेंगे। इनफैक्ट ये चाणक्य ही थे या कौटिल्य ही थे या विष्णुगुप्त ही थे जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी, और उसके बाद सब्सिक्वेंट ऑथर्स ने इसके अंदर एडिशन किया। हमें ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये अर्थशास्त्र लिखने के बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनको एक चिंता हो गई थी कि भारत के ऊपर विदेशी आक्रमण हो सकता है, हमें इसे रोकना चाहिए। इंटरेस्टिंगली चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में ही ग्रीक्स इंडिया में इन्वेड करते हैं, और जो इन्वेजन होता है वो किसके द्वारा, सेलेकस निकेटर के द्वारा होता है। सेलेकस निकेटर कौन था, तो वो भी अलेक्जेंडर का ही एक गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया हुआ बंदा था। अलेक्जेंडर के बाद नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अपॉइंटेड था। ये सेलेकस निकेटर वी विल सी कि भारत में इन्वेड करता है, चंद्रगुप्त हाथों के हाथों मार खाएगा, और फिर उसने अपने एक एम्बेसडर को भेजा भारत में जिसका नाम था मेगास्थनीस, जिसके द्वारा एक बुक लिखी गई है इंडिका, राइट। इनफैक्ट सेलेकस निकेटर की बेटी थी हेलेना भारत के अंदर वी विल सी की मैट्रिमोनियल रिलेशंस के रूप में उसको अपॉइंट किया जाता है। तो दिस आर ऑल द फैक्ट्स, कोट अनकोट मैं कह रहा हूं, दिस आर ऑल द फैक्ट्स दैट यू शुड बी अवेयर अबाउट रिगार्डिंग द हिस्ट्री। एंड आपको पूछा जा सकता है कि कौन किसका कंटेम्पररी था कि नहीं था। बात आगे चलती है, हमें उसके बाद बिंदुसार की कहानी पता होनी चाहिए। बिंदुसार मौर्यन डायनेस्टी का ही राजा है, और बिंदुसार के कोर्ट में पिंगालवच करके एक आजीविका स्कॉलर बैठते थे। वही आजीविका स्कॉलर जिसने नियतिवाद का दर्शन दिया था, वही आजीविका स्कॉलर जिनके द्वारा ये एक प्रकार का फॉर्चून, या मैं कह सकता हूँ कि एक प्रिडिक्शन किया गया था कि तुम्हारे बाद, है ना, बिंदुसार के बाद भारत में कोई राजा के रूप में बनेगा तो वो अशोक बनेगा सर। ठीक है, तो इट वाज पिंगालवत्स ओनली हु हैड एक्चुअली प्रॉमिस्ड टू बिंदुसार कि आफ्टर यू योर सन अशोका विल बी बिकमिंग द रूलर। एक्चुअली अशोक के और भी भाई थे, पर पिंगालवत्स ने प्रॉमिस किया था या काइंड ऑफ
फोरकास्टिंग की थी, ऐसे हमारे पास एविडेंसेस है। बिंदुसार के कोर्ट में ही एक ग्रीक एम्बेसडर आता है, डाइमैक्स, एंटीओक्स करके एक ग्रीक राजा था जो नॉर्थ वेस्ट में रूल करता था, उसके एम्बेसडर के रूप में यहाँ पे बिंदुसार के यहाँ भेजा गया है। बिंदुसार को ग्रीक्स ने एक नाम के साथ भी जोड़ा गया था जिसका नाम था अमित्रघात। क्या कहते हैं? अमित्रघात। तो हमें उनका नाम भी पता होना चाहिए। कहानी आगे चलती है। अब अशोक की कहानी में देखते हैं। अशोक को ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर दिया गया था 268 से लेके या 269 बीसी, कुछ कुछ किताबों में 273 बीसी के आसपास भी अशोक को सत्ता में आए हुए दिखाया गया है। 273 बीसी के आसपास अशोक ने शासन करना शुरू किया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अशोक फिर कलिंग के ऊपर अटैक करता है, फिर उसके बाद कहते हैं कि बुद्धिज्म में चला गया। अब बुद्धिज्म में गया नहीं गया वो डिबेट है, पर उसके कंटेम्प्रेरी पर्सनालिटीज कौन थे? तो एक तो थे मोगालीपुत्र तिस्सा, इन्हीं को ही कुछ लोग कहते हैं कि उपगुप्त के रूप में भी पहचानते हैं। कोई कहता है कि ये मोगालीपुत्र तिस्सा और उपगुप्त अलग अलग हुआ करते थे। हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये जो मोगालीपुत्र तिस्सा उर्फ उपगुप्त है, इनके द्वारा ही वी विल कम टू नो कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को लीड किया गया था। जैसे अजात शत्रु की कहानी अगर आपको पता होगी तो अजात शत्रु ने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कराया था, राइट। तब हमें यह पता चलता है आनंद और उपाली ने विनय और सुत पिताक लिखवाया, और जो पुराण या महाकश्यप हुआ करते थे जो बुद्ध के शिष्य थे, इनके द्वारा वी विल कम टू नो कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को हेड करवाया गया था। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल अगर आपको याद होगा तो वो होता है आपके काल अशोक के समय पे सर, ठीक है, जो आपकी डायनेस्टी थी। वी विल सी कि वंस द नंदास वर टॉपल्ड इनटू सर, राइट, ओके, या नंदास या हरियक, और हरियक के बाद फिर काल अशोक की डायनेस्टी आपको मिलती है। एंड वी विल फाइंड कि उसके बाद थर्ड काउंसिल अशोक करवाता है मोगालीपुत्र टिस्सा के कार्यकाल में। याद रखेगा कि उपगुप्त है, उपगुप्त की कंटेक्स्ट में आपको चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि उपगुप्त और मोगालीपुत्र टिस्सा अलग अलग है, शायद वो भी हो सकता है। मोगालीपुत्र टिस्सा के द्वारा एक वी कैन से कि राइटिंग भी लिखा गया था अभिधम्म पिटाक नाम का, जिससे ही त्रिपिटाक आपकी कंप्लीट होती है। अशोक के ही दो बेटे, मतलब बेटे बेटी जो प्रोमिनेंट थे, एक का नाम था संघमित्रा और दूसरे का नाम था महेंद्र। इन दोनों को अशोक ने भेजा था श्रीलंका। कहाँ भेजा था? श्रीलंका। किसके लिए भेजा था? तो दे हैड बीन सेंट स्पेसिफिकली फॉर द धम्म महामंतास के रूप में उनको भेजा गया था। तो हमें ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए। अशोक की ही फैमिली के अंदर उसकी क्वीन का नाम भी बड़ा फेमस है, करुवक्की या तीसरा रखा के उसको कहते हैं। इसका नाम क्यों फेमस है? क्योंकि गया के अंदर आया हुआ जो ट्री था जहां पे बुद्ध को हम लोग कहते हैं कि निर्वाण प्राप्ति हुई थी सर, ठीक है, उसको इसने तोड़ दिया था। खास करके तीसरा रखा की कहानी के अंदर ये सब बातें हमें पता चलती है। इनफैक्ट इनका नाम आपको इलाहाबाद एडिक्ट के अंदर भी देखने को मिलता है। इलाहाबाद एडिक्ट वी कैन से कि अशोक का एक पिलर एडिक्ट है जहां पे ये क्वीन का नाम लिखा गया था। इलाहाबाद एडिक्ट एक ऐसा एडिक्ट है जिसमें यहाँ पे हमको क्वींस एडिक्ट के रूप में भी इसको हिस्ट्री के अंदर हाईलाइट किया गया है कि ये रानी के द्वारा इशू किया गया था, राइट। तो फैक्चुअली हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके सिवाय वी विल ऑल्सो फाइंड कि अशोक के समय पे सैकड़ों एम्बेसीज भेजी गई, जिसके लिए अशोक ने कहा कि मैंने धम्म विजय किया। क्या किया? धम्म विजय, मतलब मैंने अपने एम्बेसीज को भेज के इनके ऊपर हमारा विजय प्राप्त किया है। अब ये सब ग्रीक्स थे, ये सब नॉर्थ वेस्ट के राजा थे, सीरिया और इजिप्ट तक इसने सेनाएं भेजी, सेना मतलब ऑफिशियल्स को भेजा था, जिसके थ्रू अशोक ने धम्म विजय किया था। ये कैसे पता चलता है? तो अशोक ने मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 13 है ना, 13 नंबर का रॉक एडिक्ट इशू किया था, जहां पे उसने ये धम्म विजय के बारे में इनका नाम लिखा था। टॉलेमी, एंटियोगनस, मगस, अलेक्जेंडर और एंटियोक्स II जैसे आपको राजाओं की कहानी देखने को मिलेगी। तो शायद आपको पूछा जा सकता है कि क्या ये अशोक के कंटेम्प्रेरी थे, ये कौन हुआ करते थे, तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके सिवाय अशोक का जब डिक्लाइन हुआ तो मौर्यन एम्पायर टूट गया, राइट। तो मेरे पीछे आप देख पा रहे होगे तो बहुत बड़ा एक टाइम के ऊपर मौर्यन एम्पायर हुआ करता था। ये मौर्यन एम्पायर टूटने के बाद वहां से पोस्ट मौर्यन इंडिया की शुरुआत हुई। आप देख सकते हो कि पहले मौर्यन एम्पायर बहुत बड़ा था। जब पोस्ट मॉडर्न इंडिया में देखेंगे तो छोटे छोटे राज्यों में पूरा भारत बट जाएगा। शुंग वंश सेंट्रल इंडिया से लेके मगध तक रूल करता है। नॉर्थ वेस्ट में इंडो ग्रीक, शकास, पार्थियंस, कुषाण जैसी डायनेस्टीज आपको मिल जाएगी। नीचे सतवाहनास देखने को मिलते हैं और डाउन साउथ आप देखोगे तो संगम डायनेस्टीज का ओरिजिन हुआ। क्या इस दौर के अंदर राजा की कोर्ट में कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी? तो जरूर से याद रखेगा कि थे। कैसे पता चलता है कि भारत में जब पहली बार इंडो ग्रीक्स ने आक्रमण किया तो उनके कंटेम्प्रेरी शुंग डायनेस्टी बन गई थी। शुंग डायनेस्टी के कंटेम्प्रेरी नीचे दक्कन में हमें यह पता चलता है कि सतवाहना वंश भी आ चुका है। तो देवर कंटेम्प्रेरी ऑफ ईच अदर। सब इनमें कौन से राजा एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी थी हमको क्लियर हो जाना चाहिए। शुंग डायनेस्टी के फाउंडर थे पुष्यमित्र शुंग, आप सभी को पता ही होगा।
ये पुष्यमित्र शुंग के कंटेम्पररी थे पतंजलि, जो अभी यूपीएससी का सवाल भी आया था, राइट। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले जो सवाल देखा, वो सवाल का पहला स्टेटमेंट ही ये कहता है कि पाणिनि इज एसोसिएटेड विद पुष्यमित्र शुंग। गलत है सर, ठीक है, क्योंकि पाणिनि 6th सेंचुरी बीसी में थे, पुष्यमित्र शुंग कब आए, तो 2nd सेंचुरी बीसी के अंदर आए। अभी हमने थोड़ी देर पहले इनकी चर्चा भी की, राइट। तो ये तो गलत हो जाएगा। इनफैक्ट अभी हमने जो डिस्कशन किया उससे हमें क्या देखने को मिला, हमें ये देखने को मिलता है कि ये पतंजलि है। पतंजलि वही योग गुरु जिन्होंने योग सूत्र दिए हैं और इनके द्वारा महाभाष्य लिखी गई है। महाभाष्य इज अ बुक ऑन संस्कृत ग्रामर ओनली। पुष्यमित्र शुंग वॉज ऑल्सो द वन जिसने इंडो ग्रीक्स को डिफीट किया था। कैसे, तो इंडो ग्रीक्स ये जो नॉर्थ वेस्ट में रूल कर रहे थे, इन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया। तो इनका एक राजा था डिमेट्रियस जिसने भारत के ऊपर आक्रमण किया और ये उनको डिफीट कर देते हैं। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि क्या ये दोनों एक दूसरे के समकालीन थे। जब डिमेट्रियस भारत में अटैक करता है तो पुष्यमित्र शुंग भारत में राजा के रूप में था कि नहीं था, तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई कौन कहानी किस तरह से चलती है। इनफैक्ट ये शुंग वंश की इंडो ग्रीक्स के साथ लड़ाई चलती रही। शुंग वंश में ही एक और राजा आया वासुमित्र बेसिकली आप देखोगे तो 1st सेंचुरी के ट्रांजिशन में आता है। इसने भी वी विल फाइंड कि एक इंडो ग्रीक राजा मिनेंडर को डिफीट किया। मिनेंडर कौन था, तो डिमेट्रियस के वंशज से ही था, मतलब उसी के ही सेनापति के रूप में उसको इंडिया में भेजा जाता है और फिर वो भी इनको डिफीट कर देते हैं। इंटरेस्टिंगली वासुमित्र के बारे में कालिदास ने लिखा है। कालिदास ने एक टेक्स्ट लिखी थी मालवी का अग्निमित्रम। ऑलरेडी ये सवाल पूछ दिया है किताब के ऊपर से कि मालवी का अग्निमित्रम किसकी लव स्टोरी है और इसमें क्या कहानी है। तो वो कालिदास के द्वारा लिखी गई थी गुप्ता पीरियड में, समवेयर इन द 5th सेंचुरी सीई। बट इसमें हिस्ट्री जो है वो 2nd सेंचुरी बीसी को हाईलाइट करवाई गई है। तो हमें एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई कौन किसका पर्सनालिटी में था। कालिदास इसके कंटेम्पररी नहीं थे, पर वासुमित्र और मिनेंडर तो साथ में रहेंगे। इनफैक्ट मिनेंडर भारत में आएगा और फिर भारतीय बन जाता है, आगे स्लाइड्स के अंदर समझा देता हो। ये शुंग डायनेस्टी के ऊपर इंडो ग्रीक्स ने कंटिन्यूसली अटैक करना चालू रखा और इसी का ही परिणाम था कि एक एंटिलसेडस करके एक राजा था जिसके एम्बेसी के रूप में हीलियोडोरस करके एक ग्रीक एम्बेसडर इंडिया में आया। जैसे मेगास्थनीस था वैसे ही हीलियोडोरस भी आता है। हीलियोडोरस एक भागभत या भागभद्र करके शुंग डायनेस्टी के राजा के कोर्ट में आएगा और वो रुकता है विदिशा के अंदर। विदिशा यानी कि आज का एमपी मध्य प्रदेश के अंदर। एंड वी विल फाइंड विदिशा को एक और नाम से पहचानते थे, बेसनगर नाम से। और वहां पे ये एक गरुड़ पिलर बना के जाता है। मेरे पीछे आप एक आकृति देख पा रहे हो, ये कोई और नहीं पर गरुड़ पिलर की एक इमेज, बेसिकली एक कंस्ट्रक्शन है जो स्थापत्य है। और ये खुद भी अपने आप को विष्णु का फॉलोअर कहेगा सर, ठीक है। विष्णु को वी विल कम टू नो कि पहले भागवत के रूप में भी पहचानते थे। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि इस दौर के अंदर कितना भागवतिज्म अपने पीक के ऊपर था, राइट। तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए। बाकी दक्षिण भारत की हिस्ट्री के अंदर भी आपको कुछ ना कुछ चीजें मिलेगी। क्यों, क्योंकि हमें ये पता चलता है कि जैसे ही अशोक का डिक्लाइन हुआ तो संगम डायनेस्टी इस कंटेम्पररी पीरियड में उभर के आई है। संगम डायनेस्टी कहाँ पे आती है, तो अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, राइट। सो दिस इज द एरिया वेयर द संगम डायनेस्टीज हैड स्टार्टेड कमिंग इनटू द पिक्चर। तो जैसे ही ये संगम डायनेस्टीज उभर के आई, वहाँ पे भी साहित्यकार और ऑथर्स और बहुत सारे देखने को मिलेंगे। इसमें एक चेरा डायनेस्टी मिलती है, एक चोला देखने को मिलती है और एक पांड्यास मिलते हैं। आपको थोड़ी बहुत आइडिया होनी चाहिए कि भारत में 3 संगम हुई है, तीनों की तीनों संगम पांड्यास की अध्यक्षता में होगी सर, ठीक है। इट वाज द पांड्या डायनेस्टी जिसकी अध्यक्षता में ये संगम की मीटिंग्स होती है। जो भी ये राजा लोग ऑथर्स को बुलाएंगे, स्कॉलर्स को बुलाएंगे, राइट, ओके। इसमें भी खासियत आपको ये मिलती है कि अगस्त्य ऋषि सबसे पहली संगम की अध्यक्षता करते हैं। तो हमें ये पूछा जा सकता है कि हु वाज द लीडर और द गुरु ऑफ द फर्स्ट संगम सर, ठीक है। अगस्त्य ऋषि नॉर्थ से गए थे, ऐसा मान्यता है। खैर, इसमें 3 डायनेस्टीज है, इनके कोर्ट में अलग अलग प्रकार की टेक्स्ट लिखी गई है, हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे पांड्यस में एक राजा थे निंदु जेलियान, इनकी कोर्ट में वी विल सी कि मनगुड़ी मरुदम करके एक ऑथर आपको मिलेंगे जिन्होंने मदुरई कांजी नाम की एक टेक्स्ट लिखी। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ मदुरई कांजी, क्योंकि पांड्यास का कैपिटल था मदुरई और मदुरई को जीता गया था सर, ठीक है। तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसी ही कहानी आप देखोगे इलांगो की मिलती है। अब इलांगो कौन थे, तो इलांगो के लिए कहा जाता है कि वो चेरान सेंगुथुआन के भाई थे। अब ये पूछोगे कि चेरान सेंगुथुआन कौन था, तो ये संगम एज के एक राजा हुआ करते थे, चेरा डायनेस्टी के बहुत ही पावरफुल राजा थे। चेरास का जो कैपिटल था आज के केरला के अंदर मुजिरी और टोंडी के आजू बाजू में आपको मिलेगा। एंड वी विल फाइंड कि उनके ही ब्रदर के रूप में इन्होंने एक टेक्स्ट लिखी थी शिलापद्दीकरम। शिलापद्दीकरम ज्वेल एम्प्लेक्ट है जहां कोवलन और माधवी की बात की गई है। ये तमिल लिटरेचर की वन ऑफ द खास बुक्स में अंदर कंसीडर किया गया है। बाय द वे, अगर आप तमिल लिटरेचर के बारे में नहीं जानते हो
तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे प्रीवियस सेशंस को देखिए। मैंने एक सीरीज चलाई हुई है विथ रिस्पेक्ट टू ऑथर्स एंड लिटरेचर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, आपको उसमें बहुत और डेप्थ में देखने को मिल जाएगा। शिलापतिकरम की एक सीक्वल भी है जिसका नाम है मनी मेघलई। मनी मेघलई वॉज अ डॉटर ऑफ कोवलन एंड माधवी एंड इट वॉज रिटन बाय सीतालाई सत्यनारायण लेटर पीरियड में, तकरीबन 4th-5th सेंचुरी के अंदर आपको चीज़ें मिल जाएगी। खैर, इसके सिवाय वी विल फाइंड कि इंडो ग्रीक डायनेस्टी के भी कोई कोई कंटेम्प्रेरी आपको मिलेंगे, क्योंकि ये जो इंडो ग्रीक्स थे ये नॉर्थ वेस्ट में आके सेटल हुए थे। इनका एक राजा था जिसका नाम था मिनेंडर। ये मिनेंडर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी। तो मिनेंडर ने आके शुंग डायनेस्टी के ऊपर लड़ाई की थी, पर अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वासुमित्रा करके एक जो शुंग राजा थे वो मिनेंडर को डिफीट करते हैं। ये मिनेंडर भारत में ही रुक जाता है। उसको एक बुद्धिस्ट संत मिलते हैं नागसेन। कौन मिलते हैं? नागसेन। तो नागसेन और मिनेंडर कंटेम्प्रेरी थे, याद रखेगा पहली चीज। तो ये मिनेंडर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को पहचानता है मिलिंद के नाम से। किस नाम से पहचानता है? मिलिंद के नाम से, कि भाई आज के बाद मैं मिलिंद बन गया हूँ। और इसने नागसेन के साथ जो संवाद किया था वो एक बुक के रूप में पब्लिश हुए, द क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद, और इसको पाली में कहा गया है मिलिंद पान्हो। मिलिंद के द्वारा पूछे गए सवाल, जिसके कंटेक्स्ट में आपको चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। इसके सिवाय आपको वेस्टर्न क्षत्रप्स देखने को मिलते हैं। वेस्टर्न क्षत्रप्स बेसिकली शक ब्रांच से ही आए हुए थे और इनकी भी कंट्रीब्यूशन आपको मिल जाएगी, जिसमें रुद्रदामन जैसे राजा थे जिन्होंने जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन लिखवाया था। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ओरिजिनली तो पहले अशोक के साथ जुड़ा हुआ है, पर ये संस्कृत में आगे लिखते हैं। खैर, बात आगे चली। इसी फॉरेन डायनेस्टीज में आते हैं कुषाण। इसी फॉरेन डायनेस्टीज में आते हैं कुषाण। तो थोड़ी कुषाणों की भी बात कर देते हैं। कुषाणों के इंपॉर्टेंट राजा थे कनिष्क। कनिष्क के बारे में हमें पता चलता है रबातक इंस्क्रिप्शंस में, और रबातक इंस्क्रिप्शन में कनिष्क ने बताया है कि मैं कितना पावरफुल हूँ। कनिष्क ने चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल भी की थी, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल अगर आपको पता होगा तो, और ये कश्मीर के अंदर करवाते हैं। अब कनिष्क के कोर्ट में 5 ऐसे एक्सपर्ट्स बैठते थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और उनके द्वारा जो बुक्स लिखी गई है उसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। जैसे एक थे वासुमित्र, इनकी अध्यक्षता में ही चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। अभिधम्म पिटाक के ऊपर वी विल सी कि इनके द्वारा राइटिंग भी लिखा गया, अभिधम्म कोश कहते हैं उसको सर, ठीक है। सो वी विल फाइंड कि अभिधम्म कोश के कंटेक्स्ट में ये अपनी थॉट प्रोसेस देने की कोशिश करेंगे। दूसरे आपको अश्वघोष देखने को मिलते हैं। अश्वघोष वी विल सी कि ये भी बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। इन्हें बुद्ध चरिता लिखी थी, ये पहली बार संस्कृत में बुद्ध की बायोग्राफी है। सौंदर्य नंद संस्कृत की काव्य, और सरिपुत्र प्रकरण लिखा था। सरिपुत्र कौन है? बुद्ध के फॉलोअर थे सबसे अर्लीस्ट में से, राइट। एक है चरक। चरक ने चरक संहिता लिखी है। चरक संहिता वॉज वन ऑफ द बुक्स दैट वॉज रिटन बाय चरक। इट इज अ बुक ऑन मेडिसिन। ये कनिष्क के कोर्ट में बैठते थे। या नागार्जुन आपको देखने को मिलते हैं, ये ईस्ट से बिलोंग करते थे, पर कनिष्क इनको अपने कैपिटल में लेके गए, आज के पेशावर वाले रीजन में, और इन्होंने माध्यमिक दर्शन दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। कनिष्क के ही कोर्ट में बैठते थे मथुरा। मथुरा वॉज सिमिलर टू द स्टेट क्राफ्ट, पॉलिटिक्स में गाइड करने के लिए। और आपको मिलेंगे अजीसिलस, जो ग्रीक इंजीनियर थे जिनके द्वारा पेशावर की स्तूप का निर्माण किया। पेशावर में एक बहुत बड़ा स्तूप है, कभी समय मिले तो आप जाइएगा। खैर, उसके बाद कनिष्क की डिक्लाइन हुई, कुषाण डायनेस्टी का पतन हो गया और बन गए गुप्ता डायनेस्टी। भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा एम्पायर आफ्टर मौर्यस किसी ने बनाया था तो गुप्तास ने ही बनाया था, राइट। अब गुप्तास के कार्यकाल में आपको कौन से राजा किसके कोर्ट में बैठेंगे तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। चंद्रगुप्त वन के साथ कोई ऐसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी एसोसिएटेड नहीं मिलती है। समुद्रगुप्त जो उनका बेटा था, उनके कोर्ट से आपको स्कॉलर्स मिलेंगे। जैसे आपको मिलते हैं हरिसेन। हरिसेन का नाम अगर आपने सुना होगा तो हरिसेन एक ऐसी पर्सनालिटी थी जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। हरिसेन मूलतः से संस्कृत में प्रयाग प्रशस्ति लिखते हैं। ये संधि विग्रहिका, यानी कि इनके वॉर कम फॉरेन मिनिस्टर भी हुआ करते थे, और कुमारामत्य भी हुआ करते थे। एक ही व्यक्ति मल्टीपल पोजीशंस रखेंगे। इनफैक्ट समुद्रगुप्त के कोर्ट में विल ऑल्सो फाइंड कि वासोबंधु भी था। वासोबंधु ने भी अभिधम्म कोश लिखा है। तो आप देखेंगे अभिधम्म पिटाक के ऊपर बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिनके द्वारा राइटिंग लिखी गई है। सबसे प्रोमिनेंट वासोबंधु की राइटिंग आपको देखने को मिल जाएगी, राइट। इसके सिवाय कामंडक मिलते हैं। कामंडक ने नीतिसार लिखी थी। इट इज सिमिलर टू वी कैन से दी हाईलाइटिंग पोर्शन ऑफ कौटिल्यस अर्थशास्त्र। ये नीतिसार जो है अर्थशास्त्र की इक्विवेलेंट कहा गई है। मोस्ट प्रोबेबली समुद्रगुप्त और उनके आगे पीछे के पीरियड से है। कुछ नहीं तो आपको गुप्ता पीरियड से भी पूछा जा सकता है। समुद्रगुप्त का इतना बड़ा साम्राज्य होने के कारण श्रीलंका के राजा महामेघवर्मन या मेघवर्ना के रूप में इनको पहचानते, इन्होंने जाके अपने एक एम्बेसी भेजी
और कहा समुद्रगुप्त तुम बड़े ज्ञानी हो, आप हमको अनुमति दो कि हम बोध गया में कुछ आप हमारे लिए बनाए और आप उसमें फंडिंग कर दो। समुद्रगुप्त ने इनके लिए एक हॉस्टल बना के दिया था जहाँ से बौद्ध भिक्षु आके जो यात्रा करने के लिए आते थे वो ट्रैवल कर पाए। खैर, तो ये समुद्रगुप्त की कहानी आपको इसके अंदर से देखने को मिलेगी। वी शुड बी अवेयर अबाउट द समुद्रगुप्त कंटेम्प्रेरी। समुद्रगुप्त के बाद अगर भारतीय इतिहास में देखेंगे तो हमें ये पता चलना चाहिए कि वी विल सी की जो मेन है वो आपको चंद्रगुप्त टू मिलते हैं। अब चंद्रगुप्त टू की कहानी क्या है, तो इनके कार्यकाल में भारत में फाहियान आया था। फाहियान कौन है? चाइनीज ट्रैवलर है, अगर आपको पता होगा, जो चीन से आता है, जिसके द्वारा फोक क्यों की ये नाम की एक बुक लिखी गई है, द रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट कंट्रीज के कंटेक्स्ट में या वेस्टर्न वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में आपको चीजें देखने को मिलेगी। चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में ही वी विल सी की नवरत्न भी है। इन्होंने ही एक टाइटल दिया था सकारी का। सकारी का मतलब होता है कि मैंने शकों को डिफीट किया है, तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। अब ये नवरत्न कौन थे, तो उसके लिए थोड़ा जूम करना पड़ेगा, बट आई एम जूमिंग इट नाउ। होपफुली अब आपको दिख रहा होगा सर, ठीक है। अब जैसे कालिदास आप देख रहे हो, कालिदास ने साहित्य में कंट्रीब्यूशन दिया है। आर्यभट्ट है, मैथमेटिक्स में कंट्रीब्यूट और एस्ट्रोनॉमी में देते हैं। वरामिहिर है, जिनके द्वारा मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, फिजिक्स के ऊपर भी काम करते हैं। अमर सिन्हा ने संस्कृत ग्रामर अमर कोश लिखा था। धन्वंतरी के द्वारा मेडिसिन के ऊपर काम किया गया है। वी विल सी की जे आयुर्वेद की टेक्स्ट लिखते हैं। क्षपणक ने एस्ट्रोलॉजी के ऊपर काम किया। शंकु ने आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग में। वेताल भट्ट, विक्रम वेताल वाले अगर आपको पता होगा तो मंत्र शास्त्र, तंत्र विद्या के ऊपर बात करते हैं। और घटकपर, जिनके लिए साहित्य, पोएट्री और साथों के साथों आर्किटेक्चर का कंट्रीब्यूशन है। तो ये टेबल आपको देखने को मिलता है कालिदास से लेके सब ऑथर्स का। इनको अभी मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी कमी है। आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये टेबल को मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ सो दैट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो सब्जेक्ट के अंदर बनी रहे, और साथों की साथों वी विल फाइंड कि आप जो है उसको शांति से रिवाइज भी कर सकते हैं सर, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा अभी नहीं जा रहा हूँ, बट आई वॉन्ट यू टू रिवाइज। आप जैसे समय मिलता है इसके ऊपर आप रिवाइज करिएगा ये स्लाइड्स को डाउनलोड करके कि इनकी बुक्स कौन सी लिखी गई थी। बट दिस आर ऑल द नवरत्नस हु हैड एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ दी चंद्रगुप्त टू गुप्ता डायनेस्टी। ये गुप्ता डायनेस्टी के बाद प्रोमिनेंटली हमें और भी लोग मिलते हैं, ऑथर्स के कंटेक्स्ट में कभी बात करेंगे। बट हमें पता होना चाहिए कि हर्षवर्धन एक बहुत ही अव्वल राजा था जो गुप्तास के बाद निकल के आया अर्ली मिडीवल इंडिया में, जब गुप्तास का डिक्लाइन हुआ वर्धन डायनेस्टी के रूप में। हर्षवर्धन खुद भी साहित्यकार था, उसने भी टेक्स्ट लिखी है, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागनंद। इसके कोर्ट में ही बाण भट्ट थे। बाण भट्ट इनके कोर्ट मिनिस्टर हुआ करते थे। हर्षचरिता, पार्वती परिणय, कादम्बरी जैसी टेक्स्ट लिखते हैं। इनके ही कोर्ट से भृतहारी और मयूरा भी मिलेंगे, जिनके द्वारा और भी किताबें लिखी गई है। आपको मैच द फॉलोइंग से आ सकता है सवाल, रट्टा मारना है तो रट्टा मार दीजिएगा। दिस इज माय ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशंस टू टेल यू अराउंड। अगर आप देखोगे तो हर साल ऑथर से सवाल आते ही है। वी विल फाइंड हर्षवर्धन के कोर्ट में ही ह्यूएनसांग आए थे। ह्यूएनसांग कहाँ से आए थे? चाइना से आते हैं, शियान से आते हैं, और वो कन्नौज से लेके, प्रयाग से लेके ऑलमोस्ट पूरा भारत भ्रमण करेंगे। वो वल्लभी से लेके आज के चालुक्यस और पल्लवों के कोर्ट में भी जाएंगे। ह्यूएनसांग विल बी गोइंग all the way to the court of Pallavas as well, and that shows ki how influential Huensang was in the polity and the history contribution as well. Huensang के द्वारा भी एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है सी यू की। क्या नाम है? सी यू की, द रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि चाइना से आए हुए दो लोग हैं। एक है फाहियान, चंद्रगुप्त टू के समय पे। इंटरेस्टिंगली फाहियान ने चंद्रगुप्त टू का नाम नहीं लिखा है जब उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है, पर ह्यूएनसांग ने हर्षवर्धन के नाम को अच्छी तरह से हाईलाइट किया है। तो हमें ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए। वी विल ऑल्सो फाइंड कि ह्यूएनसांग के बाद वी विल सी कि या हर्षवर्धन के कार्यकाल में हर्षवर्धन का डिक्लाइन हुआ जब उसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नीचे फाइट कर दी। किसके साथ? चालुक्यस के साथ। चालुक्यस के राजा थे पुलकेशिन टू, और पुलकेशिन टू के साथ लड़ाई करने के कारण वी विल सी कि हर्षवर्धन का थोड़े सालों के बाद डिक्लाइन हो गया। इंटरेस्टिंगली पुलकेशिन टू एक ऐसे स्कॉलर के रूप में थे जिनके कोर्ट में भी एक स्कॉलर बैठते थे जिनका नाम था रवि कीर्ति। ये रवि कीर्ति वो है जिन्होंने आईहोल इंस्क्रिप्शन इश्यू किया था। ये एक मंदिर के ऊपर आया हुआ इंस्क्रिप्शन है, जैन टेम्पल है, मेगुती मंदिर।
ये मेगुती मंदिर के दीवार के ऊपर रवि कीर्ति बता रहे हैं कि हमारे राजा पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन का पराजय कर दिया है। तो दिस कैन बी ए क्वेश्चन एज वेल। रवि कीर्ति के साथ साथ पुलकेशिन II और लेटर पीरियड के अंदर हमें यह पता चलता है पुलकेशिन II की फैमिली से ही एक स्कॉलर आती है विजयंका, या वज्जिका भी इनको कहते हैं। वज्जिका एक ऐसी स्कॉलर के रूप में है जिनके लिए कहा जाता है कि एक किताब लिखी थी कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव मूलतः से चंद्रगुप्त II के मैरिज की हिस्ट्री है। चंद्रगुप्त II, अगर आपको पता होगा, तो गुप्ता डायनेस्टी से तो थे पर वो क्षत्रिय नहीं थे। तो उन्होंने जब शादी की तो ही मैरिड ऑफ अ लेडी कॉल्ड एज कुमार देवी। कुमार देवी लिच्छावी कुल की प्रिंसेस हुआ करती थी। और इसके बाद चंद्रगुप्त II को बहुत ही गारंटी मिल गई कि भई अब मुझे लेजिटिमेसी मिल जाती है, मुझे कोई हटाएगा नहीं। ये पूरी की पूरी व्यवस्था है, इसको हाईलाइट किया गया था बाय वज्जिका या विजयंका। शी वॉज द डॉटर इन लॉ ऑफ पुलकेशिन II। तो आपको पूछा जा सकता है कि विजयंका कौन सी डायनेस्टी से है, तो चालुक्यन डायनेस्टी से है। अब उनका नाम अलग अलग है, विजयंका, वज्जिका, विजय भट्टरिका के रूप में भी पहचानते हैं। इसके सिवाय और भी है, जैसे समुकदाचार्य, श्रीवर्धदेवा जैसे नाम आपको मिलेंगे, अगर याद रहे तो ठीक है। इनफैक्ट चाइनीज लोग 7th सेंचुरी में बहुत आपको देखने को मिलते हैं। एक आता है इत्सिंग। इत्सिंग वी विल सी कि हर्षा के बाद भारत के अंदर आएगा, जिसने भारत के बारे में लिखा है। ये पोस्ट हर्षा पीरियड में आता है, 7th सेंचुरी के डिक्लाइन के ट्रांजिशन में, मतलब 670 690 के आसपास का पीरियड है। ह्यूएन सांग भी 7th सेंचुरी में आया था, 630 640 के आसपास आया था, बट ये आपको देखने को मिलता है तकरीबन 670 के आसपास। यानी कि इन दोनों के बीच में अगर आपको सीक्वेंस पूछी जा सकती है तो यू शुड बी अवेयर। इनफैक्ट इत्सिंग के पहले एक और व्यक्ति आता है, वैंग जुआंग्स। वैंग जुआंग्स चाइनीज डिप्लोमेट था, जिसका कार्य ये रहा है कि उसने जाके हर्षवर्धन के कोर्ट में भी रिलेशंस एस्टेब्लिश किए थे। वैंग जुआंग्स वाज अ कंटेम्पररी ऑफ हर्षवर्धन, प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट। बट साइमल्टेनियसली वी विल ऑल्सो फाइंड कि ये जो वैंग जुआंग्स था, ये पोस्ट हर्षा के पीरियड में एक बार फिर से आया, जब उसने देखा कि हर्षवर्धन सत्ता के ऊपर नहीं है। तो कन्नौज का जो स्थानिक लोकल राजा था, अर्जुन कहते हैं या चाइनीज लोग उसको अरुणस्व के रूप में पहचानते हैं, उसको ये पलटा देगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि वैंग जुआंग्स वाज अ चाइनीज डिप्लोमेट ऑफ टैंग एम्पायर। कौन सी डायनेस्टी थी? टैंग एम्पायर की डायनेस्टी हुआ करती थी, जिसको वी विल सी कि इंडिया के अंदर भेजा गया है टू एस्टैब्लिश रिलेशंस with the Indian monarchs. So this is how we can recall and remember the historical personalities. We will find हर्षा के डिक्लाइन के बाद दक्षिण भारत के अंदर हमें देखने को मिलता है कि एक डायनेस्टी कंटेम्पररी एग्जिस्ट हो रही थी, जिसका नाम था पल्लव वंश। ये पल्लव वंश बहुत पुरानी डायनेस्टी है, पर ये जो पल्लव है 8th सेंचुरी 7th सेंचुरी वाले, उसमें एक राजा थे सीमा विष्णु। सीमा विष्णु के कोर्ट से एक ऑथर हुआ करते थे दंडिन। ये वही दंडिन है जिनके द्वारा 10 कुमार चरितम लिखी गई। 10 कुमार चरितम वॉज अ टेक्स्ट जहां 10 राजाओं की बात की गई है, और ये संस्कृत में लिखी गई थी। पल्लवों ने वी विल सी कि संस्कृत और तमिल लिटरेचर, इन दोनों को पेट्रोनेट दिया था, हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। ये पल्लव पीरियड से ही एक और स्कॉलर थे भारवी, जिनके द्वारा किरट अर्जुनियम लिखी गई। शिवजी और अर्जुन के बीच के एक द्वंद्व को दर्शाने की कोशिश की गई। वी विल ऑल्सो फाइंड कि पल्लवों के अंदर सीमा विष्णु के बाद प्रोमिनेंट कोई राजा आया 630 CE के आसपास, उसका नाम था महेंद्र वर्मन वन। अपने आप को चित्रकार पुली कहता है, अपने आप को चेतकरी कहता है, अपने आप को अलग अलग टाइटल से नवाजने की कोशिश करेगा। बट वी विल ऑल्सो फाइंड कि इसके पीरियड में इसने पुलकेशिन II के साथ लड़ाई की। पुलकेशिन II इसके ऊपर भारी पड़ जाएगा। हमें यह पता होना चाहिए कि महेंद्र वर्मन के समय पर ही नैनार संप्रदायों का उदय होना शुरू हो चुका था इन द तमिल लैंड। नैनार कौन थे? जो शिवजी को मानते थे। अप्पार करके एक शिव के संत हुआ करते थे, जो पुलकेशिन और महेंद्र वर्मन के कंटेम्पररी थे। इन्होंने जाके महेंद्र वर्मन को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शैविज्म की तरफ ढाल दिया। शैविज्म की तरफ ढालने का मतलब यह है कि उसको कन्वर्ट किया। सर गेटिंग ऑफर्ड, ओके। महेंद्र वर्मन के समय पे ही ऐसा कहते हैं कि ह्यूएन सांग ने कांची भी विजिट किया था। याद रखेगा कि ह्यूएन सांग ऑल्सो विजिटेड द कैपिटल ऑफ द चालुक्यस, दैट इज वाटापी और बादामी। सर ठीक है, महेंद्र वर्मन ने सैकड़ों जगह विजिट की है। ही वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ नरसिंह वर्मन, ही वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ महेंद्र वर्मन, ही वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ पुलकेशिन II। सो मेनी अदर किंग्स के कंटेक्स्ट में आपको चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। सर ठीक है, नरसिंह वर्मन क्यों? क्योंकि महेंद्र वर्मन के बाद नरसिंह वर्मन आए पल्लव डायनेस्टी में, जिनके कोर्ट में मोस्ट प्रोबब्ली ऐसा कहते हैं कि ह्यूएन सांग लास्ट में विजिट करने आया था, फिर वो वापस चाइना चला जाता है। महेंद्र वर्मन ने एक टेक्स्ट भी लिखी थी जिसका नाम था मट्ट विलास प्रहसना। ये टेक्स्ट में उन्होंने भारत के बहुत सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज भी किया। संस्कृत में लिखी गई थी बाय द वे। खैर, इसके सिवाय आप देखोगे तो फिर से कन्नौज की कहानी शुरू होती है। 7th सेंचुरी के बाद भारत में ट्राईपार्टिट स्ट्रगल होगी कन्नौज को लेके।
इसके पहले ही वी विल सी तकरीबन 8th सेंचुरी में, जब कन्नौज में ट्राइपार्टी स्ट्रगल शुरू हो रही थी गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पालो की, उसके पहले ही यशोवर्मन करके एक राजा आपको मिलेंगे कन्नौज में, वर्मन डायनेस्टी कहते हैं, बहुत ही ब्रीफ पीरियड तक रहती है। यशोवर्मन के कोर्ट के पीरियड के अंदर आपको भावभूति देखने को मिलते हैं, भावभूति, हस्तिमल, क्षेमेश्वरा, इनफैक्ट हस्तिमल तो अभी बहुत बाकी, उनको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा। भावभूति के द्वारा विल सी की मालती माधव नाम का एक नाटक लिखा गया था। ही वॉज एन ऑथर एंड अ ड्रामेटिस्ट। ड्रामेटिस्ट का मतलब ये हो सकता है कि वो साहित्यकार थे और साथों के साथों ऑथर के रूप में ड्रामा लिखते थे, थिएटर। और भी टेक्स्ट है जैसे महावीर चरिता, उत्तर रामाचरिता, रामायण या राम के ऊपर लिखी गई है, ऐसा मानते हैं। खैर, वी विल फाइंड कि फिर गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालो के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। 750 के आसपास हमें ये पता चलता है कि फिर ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। ये कॉन्फ्लिक्ट ग्रेजुअली हमें देखने को मिलता है कि आगे चलेगा, राइट। तो गुर्जर प्रतिहार बेसिकली 750 के बाद निकल के आया, 750 से लेके 1000 तक के ट्रांजिशन के अंदर। एंड विल फाइंड कि यहाँ से ही आपको महेंद्रपाल जैसे राजा देखने को मिलते हैं, नागभट्ट 1, नागभट्ट 2 जैसे राजा देखने को मिलते हैं। महेंद्रपाल के कोर्ट के अंदर आपको एक ऑथर देखने को मिलते हैं जिनका नाम है राजशेखरा, है ना। राजशेखर कौन हुआ करते थे? जिन्होंने काव्य मीमांसा लिखी थी और कर्पूरा मंजरी लिखी थी। ही वॉज ऑल्सो एन ऑथर, पोएट हुआ करते थे। कर्पूरा मंजरी के अंदर उन्होंने अपनी वाइफ अवंती सुंदरी के बारे में हाईलाइट किया है और काव्य मीमांसा के अंदर कैसे अच्छी कविता लिखी जा सकती है उसने उनको हाईलाइट करने की कोशिश की थी। गुर्जर प्रतिहारों के ही साथ हमें देखने को मिलता है कि जो लड़ाई करने वाली डायनेस्टी थी वो थे राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट कहाँ पे थे? मालखेड़ या मान्यखेत से रूल करते थे। गुर्जर प्रतिहार जैसे कन्नौज वाले रीजन्स को कैप्चर करते हैं। और तीसरे थे पाल, जो आज के बिहार बंगाल में डोमिनेशन पे रहेंगे। ये राष्ट्रकूटों के अंदर में फिर चालुक्यस भी आए और उनकी भी कंट्रीब्यूशन मिलती है और राष्ट्रकूट खुद भी कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे राष्ट्रकूटों में एक राजा थे अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष 830 से 868 के बीच में ऑलमोस्ट 34 साल तक उनका शासन रहा है। 820 के आसपास ही ऑलमोस्ट सत्ता के ऊपर आए थे। अशोक ऑफ द साउथ के रूप में कहते हैं सर, ओके। 814 820 के बीच में रहे थे। इनके द्वारा कवि राजमार्ग लिखी गई थी। वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अ गुप्ता किंग, गुर्जर प्रतिहार किंग मिहिर भोज, याद रखेगा। इनफैक्ट इन्होंने प्रश्नोत्तर रत्नमलिका नाम की एक टेक्स्ट भी लिखी थी। कवि राजमार्ग में कैसी अच्छी कविता लिखी जा सकती है उसको उन्होंने हाईलाइट की है। अमोघ वर्ष के ही गुरु हुआ करते थे जीनसेना। जीनसेना यूज्ड टू बी जैन गुरु, और उनके द्वारा वी विल कम टू नो कि आदि पुराण लिखी गई है। आदि पुराण इज अ टेक्स्ट ऑन जैनिज्म, हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। और ये आदि पुराण को लेटर पीरियड में कंप्लीट किया था गुणभद्राचार्य के द्वारा, ये भी एक जैन स्कॉलर थे। आदि पुराण इज एन एक्सटेंशन ऑफ जैन स्कॉलर्स एंड राइटिंग अबाउट द तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म में जो 23 तीर्थंकर हुए उनके बारे में हमें पता चलता है। वही कहानी आपको चालुक्यस की देखने को मिलती है। अब ये कौन थे? तो जब राष्ट्रकूटों का उदय हुआ तो चालुक्यस उनके अंडर में आ गए। इसमें एक राजा थे अरिकेसरी। अरिकेसरी के कोर्ट के अंदर ही हमें देखने को मिलता है कि पंपा हुआ करते थे। ये वही पंपा है जिनको फिर राष्ट्रकूटों ने अपने यहाँ बुला दिया। पंपा, पोन्ना, रन्ना, आपने नाम सुना होगा। ये कन्नड़ साहित्यकार थे। पंपा के द्वारा वी विल सी कि विक्रम अर्जुन विजय नाम की एक टेक्स्ट लिखी गई है जिसमें ऋषभदात यानी कि पहले जैन तीर्थंकरों को हाईलाइट किया गया था, राइट। लेटर पीरियड में पन्ना और रन्ना, ये भी दो के दो साहित्य निकल के आए, साहित्यकार निकल के आए। ये भी इनके ही कोट से आपको मिलेंगे। जैसे कृष्णा 3 करके एक ऑथर आपको राजा देखने को मिलते हैं इन द राष्ट्रकूट पीरियड 10th सेंचुरी के अंदर। इनके कोट से आपको पन्ना देखने को मिलते हैं। पन्ना के द्वारा शांतिनाथ पुराण लिखा गया है। राष्ट्रकूटों में ही एक राजा थे हल युद्ध, गेटिंग ऑथर हुआ करते थे हल युद्ध, जिनके द्वारा कवि रहस्य नाम की एक टेक्स्ट लिखी गई है। आपको मैच द फॉलोइंग के अंदर आ सकता है, यू शुड बी अवेयर। शांतिनाथ पुराण वॉज अबाउट शांतिनाथ द तीर्थंकारा ऑफ जैनिज्म, राइट। ऐसे ही आपको राष्ट्रकूटों में इंद्रा करके राजा मिलेंगे 10th सेंचुरी। पहले कृष्णा आए, फिर नहीं, पहले इंद्र आए फिर कृष्णा आए, आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए। एंड वी विल कम टू नो कि जब हम लोग इनको समझने की कोशिश करेंगे, व्हेन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, तो इनके कोट से ही त्रिविक्रम भट्ट आपको देखने को मिलते हैं। त्रिविक्रम भट्ट वी विल कम टू नो कि एक वो हुआ करते थे, क्या कह सकते हैं, साहित्यकार हुआ करते थे। तो वी शुड बी अवेयर अबाउट हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द हिस्ट्री एज वेल। खैर, अदर देन दिस वी विल ऑल्सो फाइंड कि आपको वेस्टर्न चालुक्यस की कहानी देखने को मिलती है। वेस्टर्न चालुक्यस भी मैंने बताया कि चालुक्य के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस बन गई थी। तो एक से हमें पंपा देखने को मिलते हैं, एक से हमको पोन्ना देखने को मिलते हैं, और तीसरे से हमको मिलते हैं रन्ना। रन्ना के द्वारा वी विल सी कि आदित्यनाथ पुराण लिखी गई। अजितनाथ पुराण अगर आपको पता होगा
तो अजीत जो बेसिकली या जैन तीर्थंकर थे अजिंतात, उनके कंटेक्स्ट में मिलेगी। ये तैलब करके एक राजा थे, इनके कोर्ट से बिलोंग करते थे। तैलब वही थे जिन्होंने राष्ट्रकूटों को खत्म किया और फिर से वी विल सी की चालुक्यस को रिवाइव किया, वेस्टर्न चालुक्यस की डायनेस्टी को रिवाइव करते हैं। तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि बाय द अर्ली मिडीवल इंडिया ये राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पालों की लड़ाई में सैकड़ों साहित्यकार इनके कोर्ट के अंदर से मिल जाते हैं। 10वीं और 11वीं शताब्दी के ट्रांजिशन में वी विल कम टू नो कि ये राष्ट्रकूट का जब डिक्लाइन हुआ और वेस्टर्न चालुक्यस का रिवाइव होता है, पुलकेशिन II की ही डायनेस्टी, इनके कोर्ट से फिर राजा विक्रमादित्य आए। ये विक्रमादित्य के कोर्ट से बिल्हान निकल के आते। बिल्हान एक कश्मीरी पंडित थे जो नॉर्थ से साउथ में आते और इन्होंने विक्रम देव चरिता लिखी। इनफैक्ट ये विक्रम देव चरिता के साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि बिल्हान के कोर्ट के अंदर बैठे बैठे ही, राइटिंग इन द कोर्ट ऑफ विक्रमादित्य ओनली, बिल्हान ऑल्सो रोट अ स्टाइल ऑफ राइटिंग कॉल्ड एज चारु पंचशिका। चारु पंचशिका इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग, याद रखेगा, चारु पंचशिका इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग जहां स्टोरी और पेंटिंग्स दोनों को मर्ज करने की कोशिश की थी। विक्रमादित्य के कोर्ट से ही मितेक्षरा लिखने की कोशिश की जाती है बाय विघ्नेश्वरा। विघ्नेश्वरा वॉज अ स्कॉलर जिन्होंने याज्ञवल्क्य की स्मृति के ऊपर बताया था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। मिताक्षरा सिस्टम के ऊपर यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ दिया है कि प्रॉपर्टी कैसे बांटी जाती है, हस्बैंड के मृत्यु के बाद फैमिली के अंदर कैसे डिवीजन होता है, राइट। अर्ली मिडिवल एरा की लास्ट डायनेस्टी आती है पाल डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी के कोर्ट में भी सैकड़ों स्कॉलर्स आपको मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप देखोगे तो देवपाल करके एक राजा थे जिनकी संबंध ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम साउथ ईस्ट एशिया के अंदर बनते हैं, जो वो शैलेंद्र डायनेस्टी के साथ रिलेशंस बनाते हैं। वी विल ऑल्सो फाइंड कि धर्मपाल करके एक राजा मिलते हैं जिन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की। इनके कोर्ट से ही आतिश दीपंकर बिलोंग करते थे। आतिश दीपंकर वो है जिन्होंने बुद्धिज्म को तिब्बत के अंदर पॉपुलराइज किया। इनके कोर्ट में ही हरिभद्र भी देखने को मिलेंगे और एक और स्कॉलर देखने को मिलते हैं संत रक्षिता। तो संत रक्षिता ने विल्सी की सर्वस्ववादीन स्वतंत्रिका माध्यमिक दर्शन को बड़ा पॉपुलर किया है, जो बुद्धिज्म की अलग अलग दर्शन थी उसको एक कर देते हैं। तो वी शुड बी अवेयर अबाउट दिस पार्ट एज वेल कि ये कौन थे। दिस वर ऑल द पीपल एंड द पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म लिविंग इन द पाल पीरियड समवेयर इन द 8th सेंचुरी। कुछ नहीं याद रहे तो कब ये बिलोंग करते थे खाली उतना याद रख दीजिएगा, राइट। रामपाल करके एक राजा थे, इनके कोर्ट के ऊपर हमें ये पता चलता है कि संध्याकर नंदी के द्वारा लिखी गई थी एक किताब जिसका नाम था, वी विल कम टू नो कि माध्यमिक करी का टीका, और संध्याकर नंदी ने ही एक टेक्स्ट लिखी थी जिसका नाम था रामचरिता। रामचरिता वी विल कम टू नो कि पाल डायनेस्टी में रामपाल की बायोग्राफी भी आपको देखने को मिलती है और साथों की साथों पाल डायनेस्टी का जो राजा है उसको राम के रूप में भी दर्शाने की कोशिश की गई। इंटरेस्टिंगली आपको पता चलता है कि पाल डायनेस्टी के ऊपर एक बार अटैक भी कर दिया गया। किसने किया था? चोलास ने किया था। और चोलास के अंदर राजेंद्र करके राजा थे जिन्होंने पाल डायनेस्टी के राजाओं के ऊपर आक्रमण किया। इनफैक्ट राजेंद्र के कंटेम्प्रेरी पीरियड में भारत के अंदर मोहम्मद गजनी का आक्रमण हुआ, पर खैर उसके ऊपर अभी नहीं जा रहा हो क्योंकि आज हम लोग खाली और खाली एंशिएंट इंडिया के डायनेस्टीज के ऊपर ही बात कर रहे हैं। तो आज मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देने की कोशिश की है जहां प्राचीन भारत में जितने भी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज आई है उसके कंटेक्स्ट से आप लिख पाओगे सर, ठीक है। अब जैसे ये सवाल आप देखिए कि पाणिनि इज एसोसिएटेड विद शुंग, ये सही है कि गलत है? ये गलत है। अमरसेना इज एसोसिएटेड हर्षवर्धन, नो, अमरसेना वाज आल्सो वन ऑफ द नवरत्नस ऑफ चंद्रगुप्त II ओनली। कालिदास विद चंद्रगुप्त II, दिस इज करेक्ट। इनफैक्ट भविष्य में इनकी बुक से नाम भी आ सकता है, सीक्वेंस में भी आएगा कि इनको सेट कर दो असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में, कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो इस तरह की पर्सनैलिटीज हमने अभी तक जो पढ़ी है उसको टाइमलाइन फैक्टर में याद रखने की कोशिश करेगा, राइट। तो इसका राइट आंसर तो 3 ओनली ही चाहिए। बट अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हो और तैयारी को और पुश करना चाहते हो तो जुड़िए हमारे साथ ऑन यूसीएससी स्कॉलरशिप। जी हाँ दोस्तों, अनअकैडमी चैंपियनशिप सिविल सर्विसेज टेस्ट है जो आपको हेल्प करता है आपकी यूपीएससी की तैयारी को तैयार और पुश करने के लिए, साथों की साथों आपको मदद करता है स्कॉलरशिप के माध्यम से भी। तो जुड़िए हमारे साथ। इस संडे को है, 12 तारीख को है, सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है। बाय द वे इस सेशन की पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप यूपीएससी का तैयार सब्सक्रिप्शन लेने की कोशिश कर रहे हो तो ये कोड को यूज करना ना भूलिएगा, PN Live, टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म एंड विल मेक श्योर कि आपकी तैयारी को हम और धारदार बना दे। थैंक यू वेरी मच। मिडिवल इंडिया की पर्सनैलिटीज के साथ एक और सेशन के साथ वापस मिलूंगा। लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।